स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मैश एनालिसिस के बारे में. इट इज़ अनदर नेटवर्क एनालिसिस मेथड इन विच वी कैन सॉल्व द सर्किट. We have to find the values of voltages and currents. Suppose that we are taking a problem here. हमने वही प्रीवियस वाली प्रॉब्लम ली है. इस प्रॉब्लम में भी हमें ब्रांच करंट्स डिटरमाइन करनी है. सेम सर्किट है. 5 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, 10 ओम, 20 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड ऑल द ब्रांच करंट्स यूजिंग मैश एनालिसिस. अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैश है क्या, व्हाट इज़ मैश, और मैश एनालिसिस यूज़ कैसे करते हैं. व्हाट इज़ मैश? मैश इज़ ए क्लोज सर्किट. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैश एंड लूप? कैन डू यू नो दैट? What is the difference between mesh and loop? Suppose that we are considering this circuit. In this circuit, there are 3 types of closed networks. One is this, second is this, and third is this. Suppose that we are writing node names here: A, B, C, D, E, and F. So one closed network is A, B, C, D. This is one closed network. Second closed network is B, E, F and C. B, E, F, C. It is also a closed network. And what about A, E, F, D? A, E, F and D. अगर हम इन नोड्स को कंसीडर करें तो ये भी एक क्लोज सर्किट है. तब इन तीनों में अंतर क्या है? अगर हम इस बड़े वाले क्लोज सर्किट को देखें तो इस क्लोज सर्किट के अंदर ये दोनों क्लोज सर्किट लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैश एंड ए लूप? ए लूप इज ए क्लोज सर्किट इन विच more than one closed circuit can exist, while mesh is a closed circuit in which mesh is a smallest closed circuit in any network. No other closed circuit can exist inside a mesh. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो क्लोज सर्किट है A, B, C, D या B, E, F, C, इसके अंदर और कोई क्लोज सर्किट अवेलेबल नहीं है. तो these two closed circuits are named as mesh. इनको हम क्या कहेंगे? मैश कहेंगे. जबकि ये क्या है? इस बड़े वाले क्लोज सर्किट के अंदर इसके 2 क्लोज सर्किट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड लूप. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैश एंड लूप? लूप कैन हैव मैश बट मैश कैन नॉट हैव एनी लूप, और मैश कैन नॉट हैव एनी क्लोज सर्किट. तो लूप जो है बड़ा सेट है और उसका सबसेट जो है आपका मैश है. अब हमें ये आइडिया लग गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैश एंड लूप. अब मैश एनालिसिस यूज़ कैसे करते हैं? तो जब भी हमें मैश एनालिसिस यूज़ करना होगा तो उस सर्किट में हम मैशेस कंसीडर करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट क्लोज सर्किट्स को कंसीडर करेंगे और उन क्लोज सर्किट्स के अंदर करंट्स एज्यूम करेंगे और उन करंट्स को यूज़ करते हुए हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे. कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे. तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो पहले हमें क्या करना है, दोबारा इस सर्किट को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. In this circuit there are 2 meshes. This is our circuit. This is 2 volt, this is 5 volt, this is 10 ohm, this is 20 ohm and this is 5 ohm. Let this is mesh 1 and this is mesh 2. ये हमने मान लिया कि ये हमारी mesh 1 है और ये mesh 2 है. यहाँ पे हमने करंट एज्यूम कर ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है. लेट दिस करंट इज I1. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्लॉकवाइज करंट एज्यूम कर ली एंड दिस करंट इज एज्यूम्ड एज I2. ये हमने 2 करंट्स मान ली, I1 एंड I2. अब क्या करना है, हमें इन दोनों मैशेस में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है. कैसे करेंगे ये देखिए. तो अप्लाई KVL इन मैश 1. मैश 1 हमारी ये है. यहाँ पे हमने करंट I1 मानी. अब यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इस मैश की करंट I1 है तो इन ब्रांच की करंट्स क्या होंगी? ये ब्रांच जो है इस मैश का ही पार्ट है, तो यहाँ पे करंट I1 होगी.
ये ब्रांच जो है ये इन दोनों मैशेस में कॉमन ब्रांच है। यहाँ पे इस मैश की वजह से करंट I1 आ रही है नीचे की तरफ और इस मैश की वजह से करंट I2 आ रही है ऊपर की तरफ। तो नेट करंट इस ब्रांच में हो जाएगी हमारी I1 माइनस I2। सिमिलरली अगर हम इस ब्रांच को कंसीडर करते हैं मैश 2 में, तो इस ब्रांच की करंट क्या होगी? ये जो ब्रांच है इस मैश 2 का ही पार्ट है और किसी मैश का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे करंट होगी आपकी I2। ओके, तो इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मैश 1। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? हम इस नोट से स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन राइट एज 5 माइनस, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो माइनस 10 इंटू I1 माइनस, अब ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रही है तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस I2, तो माइनस 20 टाइम्स I1 minus I2, and this terminal can be considered as 0 is equal to 0, or you can write it as, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 10 I1 एंड 20 I1, दैट इज 30 I1। इसको हमने मतलब पॉजिटिव कर दिया और ये जो है 20 प्लस 20 I2 है तो ये माइनस 20 I2 हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन के दूसरे साइड में हमने ले लिया। 30 I1 माइनस 20 I2 इज इक्वल टू 5। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन बिटवीन I1 एंड I2। सिमिलरली अब हम अप्लाई करेंगे मैश एनालिसिस इन इक्वेशन इन मैश 2। तो अप्लाई KVL इन मैश 2। हम मैश एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हम इस तरह से ही अप्लाई करेंगे। करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अगर हम मैश एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम KVL अप्लाई कर रहे हैं तो करंट की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे उनको हमें पॉजिटिव लेना होगा। करंट की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे उनको हमें पॉजिटिव लेना होगा। देखिए, जब करंट अगर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो पहले टर्मिनल को हम पॉजिटिव शो करते हैं, दूसरे को नेगेटिव शो करते हैं, क्योंकि वोल्टेज रिड्यूस होती है। तो जैसे यहाँ से इधर जा रही है तो प्लस माइनस, सिमिलरली यहाँ से इधर आ रही है तो प्लस माइनस। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे करंट हम ऐसे ले रहे हैं तो ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे करंट ऐसे मान रहे हैं तो ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। KVL हम इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं। तो अगर हम KVL इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? 2, यहाँ से स्टार्ट किया, अब हम इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो बढ़ रहा है। वोल्टेज जो है ड्रॉप नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस, वैल्यू क्या है करंट की? I2, तो 5 इंटू I2। सिमिलरली अब यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो अगर हम डायरेक्ट करंट इस I2 को पहले कंसीडर करें तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा इस मैश के रेफरेंस में। तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब वोल्टेज बढ़ रही है, तो प्लस 20 टाइम्स I2 माइनस I1। यहाँ पे करंट हमारी होगी I2 माइनस I1 इज इक्वल टू दिस ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू 0। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारा हो गया, मतलब इनको हम इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 20 I1 प्लस हो जाएगा 20 I1 माइनस 25 I2 इज इक्वल टू 2। 20 I1 माइनस 25 I2 इज इक्वल टू 2। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए और दो अननोन्स हैं, तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, I1 I2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को, मतलब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मतलब मैनुअली भी हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर्स के थ्रू सॉल्व करने में हमारी टाइम सेविंग होती है और एक्यूरेसी भी रहती है, तो इसलिए हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को हमने ऑन किया। इसमें आपको पता होगा सबसे पहले हमें मोड सेलेक्ट करना होता है, मोड सेलेक्ट करके हम इक्वेशंस में जाएंगे। इक्वेशंस में हमने ये इक्वेशन सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें ये ऑप्शन मांग रहा है कि 2 अननोन का इक्वेशन है या 3 अननोन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने अननोन हैं? 2 अननोन्स हैं, तो 2 अननोन्स का इक्वेशन ले लिया। अब इसका जो फॉर्मेट है कि इसमें जैसे कोई इक्वेशन हम ले रहे हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्मेट में इक्वेशन है।
तो इसमें आपको एक्स वाई और कांस्टेंट की वैल्यू, एक्स के कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू पूछता है आपको। तो ए क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है कांस्टेंट वैल्यू विच इज एट द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें A1 की जगह कोफिशिएंट ऑफ I1 पुट करना होगा, A2 की जगह कोफिशिएंट ऑफ I2 पुट करना होगा, और थर्ड C1 की जगह थर्ड वेरिएबल मतलब जो इक्वेशन के दूसरे साइड में कांस्टेंट है वो पुट करना होगा। तो वी पुट हियर एज A1 एज 30, तो प्रेस 30 एंड देन इक्वल, देन B1 एज -20, B1 इज -20, तो -20 and then press equal. Now C1 is 5. Now press equal. अब it is asking about A2. A2 क्या है हमारा 20. It is 20. Then what is B2? It is -25. -25. And what is C2? It is 2. अब ये सारी वैल्यूज हमने इंटर कर दी। अब आपको देखेंगे x मतलब जो पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई। पहला वेरिएबल हमारा I1 है, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने 0.2428। तो हियर वी ऑब्टेन्ड I1 एज 0.2428 एम्पियर। सिमिलरली फिर से इक्वल प्रेस करेंगे तो I2 आ जाएगा एंड इट इज ऑब्टेन्ड एज I2 इज इक्वल टू 0.11428 है, तो 43 ले लीजिए, दिस इज एम्पियर। तो ये I1 और I2 की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें ब्रांच करंट सारी निकालनी है। अब ब्रांच करंट जैसे अगर हम करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये I1 के बराबर ही होगा, मतलब ये हो गया 0.2428 एम्पियर। सिमिलरली अगर हमें करंट निकालनी है 5 ओम रेजिस्टेंस में, तो 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितनी आएगी, तो ये करंट होगी आपकी, अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये I2 के बराबर होगी। तो I2 इज 0.1143 एम्पियर। अब बात करते हैं 20 ओम रेजिस्टेंस में करंट। 20 ओम रेजिस्टेंस में करंट क्या होगी, तो अब इसमें अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ करंट कंसीडर करें, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कंसीडर करें, तो I1 माइनस I2 लेना होगा। अब I1 और I2 में कौन सा बड़ा है हमारा, हाँ स्टूडेंट्स, हमने 10 ओम और 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट डिस्कस कर ली थी। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द करंट इन द 20 ओम रेजिस्टेंस। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ करंट कंसीडर करें तो इट कैन बी रिटन एज I1 माइनस I2, दैट इज नॉर्मल मोड में आ जाते हैं इसमें कैलकुलेटर में, कंप्यूटेशन मोड में, तो इट इज 0.2428 माइनस 0.1143, that is equal to 0.1285 ampere, 0.1285 ampere. So this is the current in the 20 ohm resistance. अब अगर हम प्रीवियस जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था यूजिंग द मैश एनालिसिस, वहाँ पर भी अगर हम करंट देखें I1, I2, I3 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू हमारी आई थी 0.243, हमारी यहाँ पर भी वही आई है 0.2428। इसी तरह से I2 की वैल्यू -0.114, I2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस इसलिए थी क्योंकि करंट हमने ये एज्यूम कर ली थी, तो कि I2 की वैल्यू इधर होनी चाहिए, तो ये प्लस 0.114 यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वही आ रही है 0.114 एम्पियर। इसी तरह से I3 की वैल्यू सेम वही 0.1285 एम्पियर, और यहाँ पर भी वही वैल्यू आ रही है 0.1285 एम्पियर। तो इस तरह से आपने ये देखा कि मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस दोनों की हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं कंपेयर करने को कहूँ तो इन दोनों क्वेश्चंस में तो नोडल एनालिसिस के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही इक्वेशन बन रहा है, Vx सिर्फ वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करना आसान है। अगर हमें मैश एनालिसिस के थ्रू करना है तो उसके लिए हमारे एडवाइजेबल ये है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करिए, जिससे इक्वेशंस को आसानी से हम सॉल्व कर सकें, जिससे हमारी टाइम सेविंग हो और एक्यूरेसी इंक्रीज हो। थैंक यू।